हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। उसमें हमने कितना कर लिया था अभी तक? देखो, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में। हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसके बाद में उसकी समाकलित वेग समीकरण पढ़ी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फिर उसका हाफ लाइफ पीरियड निकाला, फिर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स किए, और फिर बाद में हम किसकी तरफ बढ़े? उसके उदाहरणों की तरफ, जिसमें हम दो एग्जाम्पल कर चुके हैं। एक तो किया था हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और एक किया था हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, मतलब एस्टर का जल अपघटन और शर्करा का जल अपघटन हम कर चुके हैं, जिनमें हमने देखा था कि हमें कोई दो रिएक्शन मिली थी और हमें उनके के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना था। तो हमने देखा था न तो हमें ए गिवन था, न तो हमें ए गिवन था, न हमें ए माइनस एक्स गिवन था। और इस कंडीशन में बोला गया था कि आप क्या कैलकुलेट करो, K1 कैलकुलेट करो। तो हमने अनदर वे निकाला था, दूसरा तरीका निकाला था K1 को ज्ञात करना था। एक बार तो हमने देखा था कि आप टाइट्रेशन करो या अनुमापन करो और V ज्ञात कर लो, इस V का रिलेशन निकालो इन दोनों सांद्रताओं के साथ में। दूसरे तरीके में क्या किया हमने? दूसरे में देखा कि आप क्या कैलकुलेट करो, थीटा कैलकुलेट करो, एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करो, और इसका रिलेशन भी किसके साथ निकालो? ए और ए माइनस एक्स के साथ में। दोनों का रिलेशन आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां ए है, जहां जहां ए माइनस एक्स है, उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, आपको K1 की वैल्यू मिल जाएगी। न्यूमेरिकल भी किया था, जिससे हम इजीली समझ सकते हैं कि इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे कि मैंने आप लोगों को करवाया था। आगे बढ़ते हैं आज अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और अलग एग्जाम्पल है। आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन पर, मतलब डीके ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है इसका, वो है भाई रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन। हमें आज इस एग्जाम्पल की स्टडी करनी है। तो क्या हो जाएगा भाई? डीके ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। देखो इसमें होगा क्या क्या। सबसे पहले तो हमें देखना है क्या किसी भी कंपाउंड का रेडियो एक्टिव डीके उसकी प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार होगा क्या। तो पहले ये पता लगाना है। अगर ये पता लग जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ने लग जाएंगे। इसके लिए एक अलग से लंबा पूरा डेरिवेशन है। तो पहले पता लगाते हैं। देखो भाई, रेडियो एक्टिव डीके में होता क्या है, विघटन में होता क्या होगा। एक हमारे पास लंबा पूरा मॉलिक्यूल होता है, एक बड़ा सा अणु होता है। आपको पता है उसमें से छोटे छोटे अणु बाहर निकलते जाते हैं। माना कि यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा टूट गया और अलग हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा टूटा, अलग हो गया, फिर यहां से इतना बड़ा हिस्सा निकला, अलग हो गया। मतलब होता क्या है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, उसमें से छोटे छोटे अल्फा बीटा पार्टिकल्स, हीलियम वगैरह निकलते जाते हैं और धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल छोटा होता जाता है, स्मॉलर से स्मॉलर होता जाता है। इस प्रकार का होता है रेडियो एक्टिव डीके। अब इसमें हुआ क्या? पार्टिसिपेट कितने अणुओं ने किया? केवल एक अणु ने किया। हमने देखा पहले एक अणु था, इसी में से बाकी सब अणु बाहर निकले। ठीक, तो कितने अणु पार्टिसिपेट होने के लिए आए? एक मॉलिक्यूल आया। तो सीधी बात है, इसका जो भी वेग होगा वह केवल एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर या एक मॉलिक्यूल पर इसका रेट डिपेंड करेगा, एक पर डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। आई बात समझ में? मतलब हमने जाना कि जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होंगी सब में एक अणु पार्टिसिपेट करेगा और वह सब की सब प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार संपन्न होगी। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं इसका एक डेरिवेशन। इसमें देखो हमें वही डेरिवेशन रिपीट करना है जो कि हमने किसके लिए किया था?
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। मतलब इसके लिए क्या निकालना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। के का मतलब क्या है, वेग स्थिरांक का मान निकालना है। ठीक, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग का मतलब है यहां से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग मिलेगा आपको, प्रदर्शन का तरीका अलग मिलेगा। देखो, माना कि कोई एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया थी जो ए से कहा जा रही थी, पी प्रोडक्ट के पास जा रही थी। सपोज करो टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग वाली, हमेशा वहां ए मानते थे, यहां पर मैंने कितनी मान ली, 0। 0 मीन्स टी इज इक्वल टू 0। अगर मैं टी इज इक्वल टू टी टाइम की बात करूं तो मैंने 0 घटाकर कितना कर दिया, nt कर दिया। एंड वी नो दैट व्हाट एट t is equal to 0 product is always 0 because we know that at t is equal to 0 reaction does not start। कभी भी t बराबर 0 पर अभिक्रिया शुरू नहीं होती है। तो ये 0, तो इधर जब ये n0 था ant हो गया, तो ये घटकर कितना हो जाएगा, पहले n0 था अब nt बच गया, तो बताओ कितना हो गया भाई, n0 माइनस nt इधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। बिल्कुल वही वाला सीन है जो कि हमने पिछले डेरिवेशन में किया था, बस यार रिप्रेजेंटेशन अलग था। ये a था, ये यहाँ पर a माइनस एक्स था, इधर x था, तो बात तो वही है, पहले n0 था अब nt हो गया, तो इधर कितना चला गया, पहले वाले अमाउंट में से बाद वाले अमाउंट को माइनस कर दो तो आपको इधर जाने वाली अमाउंट पता लग जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। इसका वेग नियम, अगर इसका हम रेट लो लिखें, इट्स रेट लो, तो बताओ रेट लो कितना हो जाएगा भाई। हम जानते हैं रेट लो क्या होता है, सांद्रताओं में अंतर अपॉन समय में अंतर, चेंज इन डिफरेंस सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आएगा, चेंज इन टाइम। अब कोई सी भी कंसंट्रेशन ले लो आप, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, हमेशा हम बात कहां करते हैं इस कंडीशन में, टी टाइम पर। माना कि हमने ये वाली कंडीशन ले ली, तो ये मैंने क्या लिया, एनटी लिया, चेंज के लिए आगे डी लगाओगे और टाइम में चेंज के लिए डी लगा दिया। अब मैंने कंसंट्रेशन किसकी यूज में ली है भाई, रिएक्टेंट की, अभिकारक की, तो आगे क्या टिकाना पड़ेगा, माइनस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टी समय पर अभिकारक की सांद्रता की, टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, तो कितनी होगी भाई, एंटी। पावर कितनी आएगी, अरे अभिक्रिया कौन से कोटि की है, प्रथम, तो पावर कितनी आएगी, 1। इसको लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आगे देखो भाई, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये होता था प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। यहां पर केवल ना लगा के कांस्टेंट क्या लगाया जाता है, लेमड़ा लगाया जाता है। और ये लेमड़ा का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होगा, जैसे केवल क्या होता था, वेग स्थिरांक होता था। अरे यही कहते थे ना केवन को रेट कांस्टेंट, अरे इतना ही कहते थे भाई। वैसे ही इस लेमड़ा को भी क्या कहोगे आप, रेट कांस्टेंट बोलोगे, या इसका एक स्पेशल नाम होता है क्या, क्षयांक। ये काम वही है, यहां पर मैं केवल लिखता तो भी गलत नहीं होता, लेकिन स्पेशल कंडीशन बोल दी, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, लेमड़ा से, और इसका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, क्षयांक। लेकिन होता क्या है, ये वेग स्थिरांक होता है। स्पेशलिटी देखी बस इस कंडीशन में। क्षयांक को क्या बोलते हैं भाई, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा भाई। ठीक, बस इतना सा काम एक्स्ट्रा किया इसमें लैम्डा को इंट्रोड्यूस किया, होता ये है, लेकिन स्पेशलिटी क्या होगी, ये क्या काम होता है, क्षयांक कहते हैं इसे इस कंडीशन में, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब इसको क्षयांक क्यों बोला, उसको वेग स्थिरांक बोला है, वेग स्थिरांक, लेकिन स्पेशल क्यों चीज जोड़ी गई इसके साथ में, वो भी समझ लो। देखो नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है, उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अब कोई भी आपने रिएक्टेंट लिया, समझो आपने कोई रिएक्शन आर से कहा ली पी की तरफ, इसकी में 1 मोल मात्रा ली, इसकी भी 1 मोल मात्रा बनी, सपोज करो बनी। अब इसकी 1 मोल में कितने अणु होते हैं, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, अरे होते हैं कि नहीं होते। इसकी 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो आवोगाद्रो संख्या क्या होती है,
6.022 इंटू 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल ने रिएक्ट करके इतने सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। हुआ क्या नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में? लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट्स एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अनेक संख्या में अभिकारक अणु क्रिया करके अनेक संख्या में उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि यहाँ पर केवल एक अणु आएगा, बड़ा सा एक अणु आएगा, वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये धीरे धीरे घटता गया। इसका क्या हो रहा है? इसको से ले सकते हैं, इसका क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। ये धीरे धीरे टूट रहा है। इसलिए इसमें इस रिएक्शन की कंडीशन में स्पेशलिटी जोड़ दी। इसको क्या कहा जाएगा? क्षयांक कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो सारी बातें एकदम क्लियर है आपके सामने। यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, रिएक्शन की लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने, लेकिन जब रेडियो एक्टिव डीके होता है उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स अनेक सारे नहीं होते, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, केवल एक मॉलिक्यूल होता है और वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब वो धीरे धीरे टूट रहा है, उसका क्षय हो रहा है और डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इससे स्पेशलिटी के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है? क्षयांक बोला गया है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला गया है। आ गई बात समझ में? मैंने देखो एक एक वर्ड का आपको मीनिंग समझा दिया। कोई पूछे तो जवाब देना है आपको, उसको चुप नहीं रहना है, क्योंकि हम जो भी लिखते हैं हमें हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। कोई भी कभी भी हमसे पूछ सकता है। अब आपको पता है ये क्या होती है? हमारी इक्वेशन नंबर 1। और बोलते क्या इसको? बिल्कुल वही नाम, अवकलित वेग समीकरण बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद तो एवरीवन नोस व्हाट, यहां से मैं कंसंट्रेशन की और टाइम की टर्म को अलग करना है, बिल्कुल उसी की तरह चलेगा, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो भाई कर लो, ये डी एन टी होती है सांद्रता, इधर से ये टाइम, ये क्या होती है? सांद्रता। इसको इसके नीचे लेके आए, इज इक्वल में dt को इधर की तरफ लेके गए। फिर क्या करते हैं? इसका हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, बिल्कुल उसी की तरह चलेगा, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर। ऑन इंटीग्रेटिंग, सॉरी, ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक, कर दो भाई। इंटीग्रेशन का साइन लगाया पहले, तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एंटी। वी नो दैट लैम्डा इज कांस्टेंट, तो इसको बाहर लेके आओगे आप। आगे देखो भाई, ये माइनस, अब ये 1/x हो गया वापस से। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है, तो ये क्या हो गया? ln t हो गया। और ये लैम्डा और ये t, आप जानते हो दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, मैंने वहां भी बताया था। ये क्या है? अनडिफाइंड इंटीग्रेशन है, मतलब क्या लगाना पड़ेगा? समाकलन नियतांक लगाने पड़ेगा। अनिश्चित समाकलन है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा हमें। कर दिया हमने ऐड, अच्छी बात है। देखो भाई, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 के बाद में 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। कंडीशन तो वही है, t इज इक्वल टू 0 पर, जब t बराबर 0 होता है, जब t बराबर 0 होता है तो nt, जब t बराबर 0 कर दिया तो nt कितना हो जाता है? 0। अभी देखो nt क्या है? nt है t टाइम पर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये n0 क्या है? t बराबर 0 पर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जैसे टाइम 0 होगा तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये सांद्रता है, ये कितनी हो जाएगी? nt से n0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? t की बात करेंगे तो nt लिखूंगा, 0 की बात करूंगा तो n0 लिखूंगा। तो ये t बराबर 0 पर मैंने बात की, तो nt जो होगी वो कितनी हो जाएगी? n0 के इक्वल हो जाएगी। देन क्या हो जाएगा भाई? 8t इज इक्वल टू 0, nt इज इक्वल n0। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो, माइनस ln n0 और lambda इंटू 0 और प्लस c। वैल्यू निकाल लो भाई, c इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ln n0। दोनों वैल्यू आगे की नहीं आएगी। वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा भाई? ln nt इज इक्वल लैम्डा t माइनस ln
N0। अब याद है यहां से क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये हो गया ln nt, इसको इधर की तरफ लेके आओगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल उसी की तरह चलेगा जैसा कि हम करके आए हैं। हो गया काम हमारा। आगे देखो, अब यहां से क्या लगाना है, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख लू। ऐसे कर लिया मैंने, प्लस वाली टर्म को मैंने आगे कर लिया और माइनस वाली टर्म को मैंने पीछे कर लिया। तो बोलो फाइनल में ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां से लगा दो फॉर्मूला, log m माइनस log n। बताओ क्लोज कैसे होता है, log n0 अपॉन log nt इज इक्वल टू लैम्बडा टी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्बडा की। तो ये लो भाई, लैम्बडा 1 अपॉन टी और ये ln n0 अपॉन क्या हो गया, nt हो गया। आपको पता है ln का मतलब ई बेस, इसमें तो वैल्यू गिवन ही नहीं होती है, हमें किसमें होती है, 10 में वैल्यू गिवन होती है, 10 बेस में होती है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने का तो एक ही फंडा है कि इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.303 से। जैसा ही ऐसे करोगे तो ई बेस बदल कर क्या हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा n0, ये हो जाएगा nt। बोलो सेम टू सेम इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। देखो पुरानी वाले इक्वेशन को याद करोगे तो यहाँ पर a आता था और इधर की तरफ a आता था, तो जहां a था वहां बदल कर क्या हो गया, n0 हो गया। इधर की तरफ a माइनस एक्स आता था, मतलब उसमें जब a माइनस एक्स होगा वहां पर क्या हो जाएगा, nt हो जाएगा। अरे और कुछ फर्क पड़ा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। मैंने कहा था आपसे रिप्रेजेंटेशन अलग है, बाकी सारा का सारा काम वही है। k को लेमड़ा बोल दिया तो k की जगह लेमड़ा आ गया, a की जगह n0 आ गया, a माइनस एक्स की जगह nt आ गया। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 के बाद में इसके क्या बोलोगे आप, इक्वेशन नंबर 3 बोल दोगे। ठीक है भाई, ये है, ये पूरा का पूरा एक डेरिवेशन है हमारे, अलग से 5 मार्क्स में आता है, कभी कभी, कभी कभी नहीं, 2-3 बार पूछा गया है अब तक, तो 5 मार्क्स में आता है ये। तो मैंने करा दिया भाई, और हमने देखा इसके अंदर जो भी रिएक्शन होगी डीके के अंदर वो सारी की सारी कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसमें हमने कौन से मैकेनिक्स लगाए, कौन सी मैकेनिज्म लगाई, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म लगाई, और उसी के अनुसार इसका क्या निकाल दिया हमने, लैम्डा निकाल दिया या वेग स्थिरांक निकाल दिया। आई बात समझ में। चलो भाई फटाफट से टॉपिक डालो और लिखो इसके अंदर। रेडियो एक्टिव पदार्थों का, रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन, रेडियो एक्टिव पदार्थों का विघटन प्रथम कोटि क्रियाविधि के अनुसार संपन्न होता है, प्रथम कोटि क्रियाविधि के अनुसार संपन्न होता है, प्रथम कोटि क्रियाविधि के अनुसार संपन्न होता है। माना कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की T बराबर 0 पर सांद्रता n0, T बराबर 0 पर सांद्रता n0 तथा T बराबर T पर सांद्रता घटकर nt हो जाती है, सांद्रता घटकर nt हो जाती है। तब पूरा कर लो भाई, बिल्कुल पूरा कर लो, यहां से लेके यहां तक, इक्वेशन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट मींस कंप्लीट, जल्दी कर लो, फटाफट कर लो। आप लोग लिखो भाई, डीके ऑफ radioactive compounds take place through first order mechanism
सपोज एट t is equal to 0 time, suppose at t is equal to 0 time, 0 time, concentration of radioactive compound, concentration of radioactive compound is N0, and at t time, concentration of radioactive compound becomes anti, then कर लीजिए भाई कंप्लीट, बिल्कुल इक्वेशन नंबर 3 तक कर लीजिए। करना कैसे आपको, या तो इसको पॉज कर लो या फिर क्या करना है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई। बिल्कुल सही, इक्वेशन नंबर 3 पर आ जाइए भाई। ठीक, जल्दी करो। ले लिया होगा आपने, इंटेलिजेंट हो भैया। लिखो भाई इक्वेशन नंबर 3 के नीचे लिखो, इसके नीचे, हाँ बिल्कुल इसके नीचे लिखो, उपरोक्त समीकरण से क्षयांक ज्ञात किया जा सकता है, क्षयांक ज्ञात किया जा सकता है। अगली लाइन से लिखो, यह समीकरण क्षयांक तथा रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता N0 में संबंध है, N0 में संबंध है। ठीक, आप लोग भी लिख लो भाई। बाय अबव इक्वेशन disintegration constant can be calculated, अगले लाइन से लिखिए, above equation is relation between disintegration constant, above equation is relation between disintegration constant and initial concentration ब्रैकेट में लिखिए N0, इनिशियल कंसंट्रेशन के ब्रैकेट में लिखिए N0, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ radioactive compound। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके अर्ध आयु काल पर, कि अब देखो यहां से जब इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन बदल गया तो सीधी सी बात है इसके हाफ लाइफ पीरियड का रिप्रेजेंटेशन भी बदल चुका होगा, अर्ध आयु काल का जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो भी बदल चुका होगा। तो इसी के अंदर हमारा अगला टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड, मतलब अर्ध आयु काल। अब सभी को पता है होता क्या है भाई अर्ध आयु काल, वह टाइम जिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर हाफ हो जाए, वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता घटकर आधी हो जाए। यहां पर क्या होगा कि वह टाइम
जिस पर रेडियो एक्टिव पदार्थ घटकर आधा हो जाए। पहले हमने कितना लिया था, N0 लिया था, तो T हाफ की बात करता हूं मैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, ये N0 अपॉन हाफ हो जाएगा। इस टाइम पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वह डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, N0 अपॉन NT हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बस इसी से हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई 8, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वही T हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। तो 8T इज इक्वल टू T हाफ। क्या हो जाएगा भाई, इस पर जो NT होगा, NT क्या होता है, T टाइम पर कंसंट्रेशन, T टाइम पर जो सांद्रता होगी, मतलब हमने टाइम को क्या कर दिया, T हाफ कर दिया, तो जो NT होगा वो डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जिसको नहीं आ रही है वो पिछला डेरिवेशन जो मैंने हाफ लाइफ पीरियड का करवाया था उसको जाके देख के आओ, तब जाके ये बात समझ में आएगी आपको। पहले वो देखना है। तो एंटी डिक्रीज होकर N0.2 हो गया, इतना हो गया ये घटकर, तब देन क्या हो जाएगा भाई, लगा दो वहां से, ये लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 और ये हो जाएगा, टी को क्या कर दिया, टी हाफ कर दिया, और इधर की तरफ लॉग, ये हो जाएगा N0 और ये N0/2 हो जाएगा। N0 से N0 कैंसिल, तो यहां से होगा क्या भाई, फाइनल में हमें इतना मिलेगा, 2 आया। log 2 की वैल्यू पुट कर दो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, टी हाफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये इतना हो जाएगा, हो गया ना इतना, और ये लैम्डा नीचे की तरफ इसकी वैल्यू पुट कर दी, बोलो कितनी होती है, इतनी होती है, बिल्कुल सही है भाई। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरीवन नोस व्हाट, 0.693 और ये लैम्डा, बोलो हमें टी हाफ की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहां से अगर हमें किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अभिक्रिया का, उसकी विघटन अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात करना हो तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। देखो हमने देखा था इसमें के की जगह क्या आता है, K1 की जगह क्या आता है, लैम्डा, तो उसका जो हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला था, उसका जो सूत्र था, उसमें K1 की जगह कौन रिप्लेस हो गया, लैम्डा रिप्लेस हो गया, बाकी सारा का सारा वही है। तो इस फॉर्मूले से आप उसका अर्ध आयुकाल ज्ञात कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। लिखो टॉपिक डालो छोटा सा इसी के अंदर, और लिखो इसके अंदर, वह समय जब रेडियो एक्टिव पदार्थ की सांद्रता घटकर प्रारंभिक मान की, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सांद्रता घटकर प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। कंप्लीट कर लो भाई आप लोग नीचे तक, यहां तक लिखो, द टाइम एट विच concentration of radioactive compound becomes half of initial value, half of initial value. This time is called half life period.
दिस टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, कंप्लीट कर लो भाई, आप लोगों ने कर लिया होगा, लिखो इसके नीचे। उपरोक्त समीकरण से अर्ध आयुकाल ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त समीकरण से अर्ध आयुकाल ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता। आप लोगों ने कर लिया होगा भाई, देखो इसके नीचे। बाय अबव इक्वेशन half life period can be calculated. Half life period can be calculated. Half life period can be calculated. It does not depend on initial concentration. It does not depend on initial concentration. ठीक है भाई, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल खत्म हुआ भाई। आगे बात समझ में। इसके आगे दो एग्जाम्पल हो रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे से। कल इसको खत्म करके हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था 2 टाइप की होती है, तो दोनों टाइप कल समझाऊंगा मैं। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक। और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे 1-2, फिर उसके बाद में हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। तो भाई कल का लेक्चर देखना ना भूले। और जो बच्चे नए हो उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। कल मिलते हैं भाई, ठीक।